टेक्नोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो पिछली क्लासेस में हम लोग लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे थे, ओरल एंड रिटन लैंग्वेज के बारे में। काफी हद तक हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस होता है, क्या इसका एम होता है। तो ओरल और रिटन लैंग्वेज के हम इतनी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि इसके इम्पोर्टेंस और एम्स के बारे में। आज हम इनके बीच में जो रिलेशन होता है, जो डिफरेंसेस होता है, उन दोनों को डिफाइन करेंगे कि जो रिटन लैंग्वेज और ओरल लैंग्वेज दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है और क्या क्या इनके बीच अंतर होता है, संबंध और अंतर इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है। तो देखिए, जो नेचुरल सीक्वेंस होता है हमारा, जो लर्निंग का, सीखने का प्रोसेस होता है, तो वो होता है हमारा LSRW। जो नेचुरल सीक्वेंस है, एक बच्चा जब ऑटोमेटिकली इन चीजों को ऑब्जर्व करता है, सीखता है, तो किन चीजों में एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा सभी लोगों को गुजरना पड़ता है। हम जब छोटे थे, जब हमें इन चीजों का प्रोसेस हमें भी दिया गया था। जब से जो बच्चा इस दुनिया में आता है या पैदा होता है, तो वो इस नेचुरल प्रोसेस से सबको गुजरना पड़ता है। तो देखिए, LSRW, इसके अंतर्गत दो एक्टिव स्किल्स आती हैं, दो पैसिव स्किल्स आती हैं। एक्टिव स्किल्स किसमें होती है? जहां बच्चा जिस चीज में एक्टिव होकर उन चीजों को करता है या बोलता है या करता है। और जहां पैसिव स्किल्स वो हो जाती है जहां बच्चे की एक्टिविटीज कम आती है, मतलब जो एक्टिविटी नजर आती है, निष्क्रिय हो जाता है उस काम में, जहां उसके काम तो कर रहा है लेकिन निष्क्रिय भावना से कर रहा है। तो ये सीक्वेंस इसका है जो नेचुरल प्रोसेस। एल का मतलब होता है लिसनिंग, एस का मतलब होता है स्पीकिंग। जब हम किसी बात को लिसन करेंगे, सबसे पहले जब हम किसी बात को सुनेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? बोलेंगे। रिएक्शन जब भी आएगा जब हम उस चीज को पहले ऑब्जर्व करके सुनेंगे ध्यान से कि हमें बोलना किस चीज के बारे में, हमें करना क्या है। जब हम एक बच्चा जब छोटा सा होता है, नहीं जानता है इस दुनिया में आने के बाद कि क्या एक्टिविटीज होगी, जब वो धीरे धीरे उसके कानों के द्वारा आवाजें आती है, तो वो एक गतिविधि उत्पन्न करता है, मतलब उसके द्वारा एक एक्टिविटी की जाती है। धीरे धीरे वो सुनने की कोशिश करता है, फिर उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है, पहचानने की कोशिश करता है आंखों के द्वारा। उसके बाद धीरे धीरे जब वो सुनता है, फिर उसके बाद वो बोलने की कोशिश करता है। तो देखिए, पहला जो नेचुरल प्रोसेस है वो है हमारा एल मीन्स लिसनिंग। उसके बाद है एस मीन्स होता है स्पीकिंग। सुनने के बाद ही हमें बोला जाता है कि हमें आंसर क्या देना है। आफ्टर दैट रीडिंग। देखिए, जब हम अच्छे से सुन लेते हैं, बोल लेते हैं, फिर हमें अच्छे से पढ़ना भी आना चाहिए, क्योंकि पढ़ना बहुत ही मस्त है। बिना पढ़ने के हम उस चीज को लिख भी नहीं पाएंगे। तो ये नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, LSRW के द्वारा जब हम कोई काम करते हैं, जब कोई काम सीखते हैं, तो ऑब्वियसली इन कामों में हमें सफलता हासिल होती है। अब हम आते हैं इस चीज पे, जो हमारा रिलेशन और डिफरेंसेस है बिटवीन ओरल एंड रिटन लैंग्वेज। तो सबसे पहला जो हमारा डिफरेंसेस है इसका, बोलना और सुनना। देखिए, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। देखिए, जब एक टीचर क्लास में क्लास लेता है, तो कभी कभार क्या होता है कि जब बच्चा क्लास में अटेंशन होके बैठता है, ध्यानपूर्वक बैठ के सुनता है, जब टीचर कुछ बोलता है तो उसको ध्यानपूर्वक सुनता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि बच्चों को टीचर्स के सिर्फ अटेंशन के द्वारा ही, मतलब जब वो सिर्फ बोले बिना ही, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो बिना बोले भी बच्चे उन चीज को समझ जाते हैं। कम्युनिकेशन का सिस्टम में जब टीचर को गुस्सा आता है तो उसकी आंखें चढ़ जाती हैं, वो नाराज सा दिखाई देने लगता है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली क्लास में कैसे हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को ये फील होने लगता है कि सामने वाला गुस्से में। जब टीचर हंसमुख होगा, स्वभाव में उसको लगेगा कि अभी हमारे सर का या मैम का मूड अच्छा है, तो हम उनसे कोई क्वेश्चन पुटअप करें। जब दिखाई दे जाता है कि टीचर हमारा नाराज है, तो कभी कभार हमारी जो आंखों के एक्सप्रेशन है, आंखों के भाव है, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन से ही वो लोग उस सांकेतिक भाषा को भी समझने लगते हैं। तो जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है स्टूडेंट्स का और टीचर का, तो बच्चे अच्छे से उसको समझ लेते हैं और टीचर भी समझ लेता है कि मेरी इन चीजों की, मेरी एक्टिविटीज का बच्चों पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि बोलना और सुनना हम संकेतों के माध्यम से भी कर सकते हैं, क्योंकि बोलना जब टीचर अच्छे से उन चीजों को समझा रहा होता है, तो बच्चे उस चीज को ढंग से सुन रहे होते हैं। सुनने के बाद ही वो अपनी एक्टिविटीज दिखाते हैं कि हमें ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि टीचर को पहले टीचर पढ़ाता, उसके बाद बच्चों की प्रतिक्रिया क्या होती है कि आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस बना के रखना है कि दोनों के बीच में संबंध है कि ओरल भी जरूरी है और रिटन भी जरूरी है, क्योंकि हम बिना ओरल और रिटन के इस प्रोसेस को आगे तक नहीं बढ़ा सकते। नेक्स्ट है हमारा लिखना एवं पढ़ना। देखिए, राइटिंग एंड रीडिंग। जब हम कोई एक बुक
देखा होगा कि जो रीडर्स के बारे में, पाठक के बारे में बोला जाता है कि ये मैंने इतनी सारी, जो भी हमारा इंट्रोडक्शन होता है उस संपादक का, जो भी पब्लिशर होता है उसका स्टार्टिंग की जो पेज होता है उसमें उसका इंट्रोडक्शन लिखा रहता है, उसने जो बुक बनाई इतने में पब्लिश की, तो इतने इतने इसके कलेक्शन मेरे बिक चुके हैं, तो ये उसके बारे में इंट्रोडक्शन होता है। तो क्या वो एक महज इंट्रोडक्शन उसको सिर्फ बुक में पब्लिश करवाना है? नहीं, वो इसका मतलब ये होता है कि उसके रीडर्स हैं, उसके जो पढ़ने वाले हैं, वो उस मैसेज को पढ़ें, क्योंकि बुक का जब फर्स्ट चैप्टर हम खोलते हैं, पेज खोलते हैं, तो हमें वो चीजें पहले हमें पढ़नी पड़ती है, तो हमें ये आइडिया लग जाता है कि ये किसने पब्लिश की है, कहाँ से पब्लिश हुई है, ये कौन सी बुक है, किस पब्लिकेशन से है, तो कौन इसका रीडर है, कौन इसका संपादक है। तो इन चीजों से एक संपादक जब अपनी बात को रीडर्स तक पहुंचा देता है, तो एक अच्छा माध्यम होता है लिखने और पढ़ने का। कहीं भी कोई भी चीज हमें लिखने के बाद जब पहुंचानी होती है, दूसरे की मतलब मैसेज पहुंचाना होता है, तो लिखना और पढ़ना दोनों ही मस्ट है। दोनों ही, जब हम उस चीज को लिखकर पब्लिश करवा देते हैं, अगर कोई पढ़े नहीं तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब हम रिलेशन की बात करते हैं, जब हम संबंध की बात करते हैं, जब हम अंतर की बात करते हैं, तो दोनों भी लैंग्वेज में बड़ा अंतर है और दोनों का ही प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बिना लिखने के बाद जब पढ़ना है, पढ़ने की एक्टिविटी जब होगी जब उस चीज को पहले लिखा जाएगा। तो इन दोनों में जो संबंध है, काफी गहरा संबंध पाया जाता है। अगला है हमारा बोलना एवं लिखना, स्पीकिंग एंड राइटिंग। देखिए, एक चीज आपको बताती हूँ कि कभी कभी बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक है, उनके मन में एक संशय सी पैदा हो गई थी कि सबसे पहले लिखना होना चाहिए या पढ़ना होना चाहिए। बात क्वेश्चन इसमें एकदम है, क्योंकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ये जानना जरूरी समझते हैं कि कौन सा पैटर्न पहले आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए। नेचुरल सीक्वेंस के हिसाब से तो हमें रीडिंग आना चाहिए, पहले राइटिंग आफ्टर दैट आना चाहिए। लेकिन जो राइटिंग होती है वो क्या होता है, देखिए हमारी जो बॉडी है वो एक राइटिंग स्किल हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है। हमारी जो बॉडी है, हमारे हाथ से जब मूवमेंट होता है तो वो एक क्रियाशील में आ जाती है। तो क्रिया करते हुए हमें पता चलता है कि जब एक छोटा सा बालक होता है, बच्चा होता है, तब हम उस चीज को कोई भी पेन पकड़ा देते हैं तो उसके सामने कोई डायग्राम बना देते हैं, तो वो जानता नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, लिखना सिखा देते हैं। तो जो अकॉर्डिंग बहुत श्रीमती मांटेसरी है मनोवैज्ञानिक, काफी अच्छी, उन्होंने किंडरगार्टन पद्धति और मांटेसरी पद्धति का भी बच्चों के लिए काफी उन्होंने योगदान दिया है। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये माना है कि बच्चा जब छोटा होता है तो राइटिंग स्किल उसको पहले आनी चाहिए, उसके बाद उसको पढ़ना आना चाहिए। क्योंकि लिखना, जब उसको लिखना है उसकी बॉडी का पार्ट होता है, और पढ़ना जो होता है उसके बाद हम उसको शब्दोच्चारण करवाते हैं, रटवाते हैं, तो वो रट्टाफिकेशन उसको ऐसा लगता है जैसे उसको रटाया हुआ है, बोला हुआ है, कि वो जो बोला है उसी को रिपीट करे बार बार। लेकिन जब लिखना होता है, ये उसकी बॉडी की गतिशील प्रक्रिया है कि वो खुद से मूवमेंट कर रहा है, उस चीज को खुद से लिख रहा है। तो ये एक्टिविटीज हमें पढ़ने से पहले ही आना चाहिए, ये मांटेसरी जी मानती है। और लेकिन हमारे जो नेचुरल प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पहले आना चाहिए, आफ्टर लिखना आना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस चीज को बैलेंस बना के रखा। उन्होंने ये बोला कि बच्चे की जो शारीरिक गतिविधियां हैं, शारीरिक क्रियात्मक है, तो सबसे पहले छोटा सा बच्चा लिखना सीखता है। आप लोगों ने भी अपने घर में देखे होंगे, काफी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको पहले पढ़ना आता है या लिखना आता है। आप लोग भी काफी छोटे छोटे आपके फैमिली मेंबर्स में होंगे बच्चे, तो आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, उनको पता नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, लेकिन उनको हाथ में पेंसिल पकड़ देख लेते, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। दूसरे आपके बड़े भाई बहन पढ़ रहे होते हैं तो उनको देखते हैं कि ये मेरा भाई लिख रहा है, किससे लिखा जाता है, पेन से, किस पे लिखा जाता है, कॉपी पे। तो वो उस सिंबल को, उन चित्रों को बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनको लिखना आ जाता है। तो मांटेसरी जी ये मानती है कि बच्चों को पढ़ने से पहले लिखना आना चाहिए, क्योंकि ये शारीरिक गतिविधि, इसी वजह से उनको लिखना पहले आता है। और शब्दों का जो उच्चारण होता है वो एक रटा रटाया होता है। बच्चे जब तक उसकी मात्रा, उसके जितने भी सिंबल हैं, जो भी चीज है, उसको नहीं समझेंगे तो वो कैसे पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले हमें लिखना आना चाहिए, और पढ़ने के लिए हमें जरूरी है उसकी मात्राओं को आना, उसके चिन्हों को आना, उसके जो जितने भी व्याकरण के अंतर्गत जितने भी उसमें आते हैं सिंबल, तो उन चीजों को अच्छे से जानना। उसके बाद ही वो उन चीजों को ढंग से उच्चारण करके बोलेगा, उसके बाद और पैटर्न वाइज उस चीज को लिखेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों में ये बैलेंस है कि लिखना और पढ़ना दोनों ही मस्ट होते हैं। मांटेसरी जी ने इसमें पहले लिखने की प्रायोरिटी दी है कि लिखना बच्चे को पहले आना चाहिए, पढ़ने से पहले। अब देखिए, इसमें काफी महत्व होता है लेखन कला का। जब हम कोई लेखन करते हैं, लिखते हैं, राइटिंग प्रोसेस करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम उस चीज को लिख ही दें। लेकिन जब
लेखनी को हम ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं, महत्व बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसको थोड़ा बेनिफिशियल बना के, थोड़ा अच्छा बना के लिखते हैं, जिससे कि सामने वाला उस चीज को पढ़े। अगर हम कोई चीज है अगर डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते तो नहीं पढ़ते, तो उस चीज के लिए हमें कुछ डेमोस्ट्रेशन भी यूज करने पड़ते हैं, कुछ हमें दिखावा करना पड़ता है, कि हाईलाइट करके दिखाना पड़ता है कि इन चीजों को, हमारी जो लेखनी क्षमता है, हमारी जो राइटिंग प्रोसेस है, हमारी जो राइटिंग कैपेबिलिटी है, उस चीज को हम कैसे इफेक्टिव बनाएं। एग्जाम देते हैं आप लोग, एग्जाम सेंटर में जब आपकी कॉपियों को लिखा जाता है, आप अपने आंसर लिखते हो, तो क्या आप उन चीजों को अंडरलाइन नहीं करते? आप उनकी जो हेडिंग्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्या आप उन चीजों को अंडरलाइन नहीं करते? तो जब अंडरलाइन नहीं करेंगे तो वो भी उन्हीं प्रोसेस में छिप जाएंगे, क्योंकि बाकी के अक्षर जितने भी होते हैं तो उन चीजों में वो भी हाइड हो जाएंगे। तो उनको हम जब थोड़ा सा उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं तो वो थोड़ा हाई हो जाता है, दिखने लगते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। काफी प्रोटेक्शंस होते हैं बोलने के लिए, लिखने के लिए, अच्छी अच्छी डेफिनेशंस होती हैं, तब हम उन चीजों को जब उसमें एग्जाम्स उसमें लिखते हैं नोटबुक में, तो वो इसी चीज का रिप्रेजेंट है कि बच्चे ने कितना इफेक्टिव लिखा है। हमारी जो लेखन है, हमारी जो राइटिंग प्रोसेस है, कितना हमें इफेक्टिव करती है, हम कितना अच्छा सोच के कितना अच्छा लिख सकते हैं। तो राइटिंग प्रोसेस हमारे लिए काफी मस्ट है। तो देखिए, आज हम ओरल और रिटन लैंग्वेज के बारे में, डिफरेंसेस और उसके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहे हैं। दोनों चीजें ही हमारे लिए काफी जरूरी है। और नेचुरल सीक्वेंस के हिसाब से आप लोगों ने देख लिया कि NSRW, जिसके अंदर जो लेखन क्षमता दो होती है, एक्टिव स्किल्स जिसमें लिखा जाता है और बोला जाता है। ध्यान रख लेना, इसमें होती है एक राइटिंग प्रोसेस होती है और एक स्पीकिंग प्रोसेस, जिसमें हम एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं। तो ये हमारे एक्टिव स्किल्स में आते हैं, जहां हम एक लिसनिंग होता है, एक रीडिंग होता है, जिसमें एक्टिव निष्क्रिय हो जाता है, मतलब पैसिव स्किल्स हो जाता है। तो इन नेचुरल प्रोसेस के अंतर्गत हमने इन चीजों को पढ़ के, अब ये हमारा चैप्टर यही खत्म होता है। अब नेक्स्ट